नमस्कार। S4 भाषा विज्ञान के बारे में हम देखते हैं। इकाई नंबर 1 का उप इकाई 2 स्वन विज्ञान या ध्वनि विज्ञान, इसके बारे में हम देखते हैं। ध्वनि विज्ञान में ध्वनि की परिभाषा, ध्वनि विकास, ध्वनि से उत्पन्न होने की क्रिया, ध्वनि लहरों का प्रसारण, ध्वनि का सुना जाना आदि बातों का अध्ययन किया जाता है। ध्वनि शब्द व्यवहार में अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता है। शब्दकोश में जो विविध अर्थ पाए जाते हैं उनका सिंहावलोकन करने पर दिखाई देगा कि सर्व सामान्यतः किसी भी वस्तु से किसी भी तरह से ऐसा हो जो सुना जा सके उसे ध्वनि कहते हैं। दूसरे शब्दों में किसी प्रकार का आघात किसी वस्तु पर होने से जो स्वर लहर उत्पन्न होकर वायु, जल आदि में से होती हुई हमारे कानों तक पहुंचती है, वही ध्वनि कहलाती है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ध्वनि की परिभाषा इस प्रकार से देते हैं। भाषा में प्रयुक्त ध्वनि की वह लघुतम इकाई है जिसका उच्चारण और श्रोतावत्ता की दृष्टि से स्वतंत्र व्यक्तित्व हो, उसे ध्वनि कहा गया है। अगला पॉइंट है कि ध्वनि यंत्र और उसकी कार्यप्रणाली, उच्चारण प्रक्रिया। ध्वनि उच्चारण में सहायता पहुंचाने वाले शरीर अवयव को ध्वनि यंत्र कहा जाता है। मनुष्य के शरीर में प्राप्त ये वाग इंद्रियों का कार्य केवल ध्वनि का उच्चारण मात्र नहीं है। अन्य कार्य व्यापार करने वाले शरीर अवयव को ध्वनि उच्चारण की प्रक्रिया में लगाकर मनुष्य ने वाक अधिक अवयव कहा गया है। भाषण या बोलने का काम इन अवयवों से लिया जाता है, जिसका प्रधान कार्य जीवन धारणा है। उदाहरणार्थ मुंह खाने के लिए, नाक सांस लेने के लिए, आगे के दांत भोजन को काटते हैं और शेष पीसने के लिए है। जिह्वा भोजन की ग्राह्यता का निर्णय करती है और प्रवेश द्वार का कार्य करते हैं। अर्थात जिन इंद्रियों को हम वागिंद्रिय कहते हैं वे केवल बोलने के लिए ही नहीं बनी हुई है। अध्ययन की सुविधा से इस वाग अवयव को हमने 5-6 भागों में यहाँ उसे विभक्त कर दिया है कि जिसका पहला भाग है कि ध्वनि यंत्र या वाग्यंत्र, हास्य या वाग्यंत्र, या दूसरा नासिका विवर, कंठ मार्ग, स्वर यंत्र और इसके अतिरिक्त फेफड़े और श्वासनली, ये भी ध्वनि यंत्र का अध्ययन करने के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। सांस प्रक्रिया के आधार पर ध्वनियों का उच्चारण संभव होता है। मुख या नासिका विवर से हम सांस को भीतर फेफड़ों तक ले जाते हैं और फिर उसी मार्ग से बाहर फेंक देते हैं। ध्वनि का उच्चारण उच्च श्वास और प्रश्वास दोनों के द्वारा संभव हो सकता है।
उच्छ्वास द्वारा निर्मित या उच्चारित ध्वनियाँ क्लिष्ट ध्वनियाँ कहलाती है। विश्व की अधिकांश भाषाओं में इन ध्वनियों का महत्व नहीं है। अधिक मात्रा में और सर्वसाधारण भाषाओं में प्रचलित ध्वनियों के उच्चारण की प्रक्रिया जो है प्रश्वास अर्थात फेफड़ों से निःसृत वायु से होना है। इन ध्वनि का अधिक महत्व स्वीकार किया गया है। हमारे शरीर के कंठ मार्ग में दो नलियां है, एक श्वास नली और दूसरी है भोजन नली। इनके द्वारा भी ध्वनियों का उच्चारण होता है। श्वास नली का कार्य अगर हम देखें तो श्वास नली का कार्य सांस को फेफड़ों तक ले जाना है और उसे मुंह या नासिका विवर से बाहर निकाल देता है। भोजन नली जो है, भोजन नली पानी या अन्न को पेट में पहुंचाती है। दोनों नलियों का कार्य स्वतंत्र है और उनमें विभेद रेखा खींचने के लिए एक झिल्ली की दीवार पाई जाती है। भोजन नली में भी वायु उत्पन्न होती है, लेकिन वह अपान वायु बनकर नीचे से बाहर निकल जाती है, या फिर डकार के रूप में यह वायु भोजन नली के मार्ग से ऊपर की ओर उठकर मुख विवर से बाहर निकाल दी जाती है। इसके बाद में हम देखते हैं कि स्वर तंत्र, स्वर यंत्र। फेफड़ों से ऊपर गले की श्वास नली में स्वर यंत्र होता है। गले में जो उभरा हुआ भाग दिखाई देता है उसे कंठपीटक टेटुआ भी कहा जाता है। यहीं पर स्वर यंत्र होता है। यहाँ श्वास नली का मोटिव होती है। इनमें बने हुए दो लचीले महीन महीन तंत्रियों से पर्दे स्वर तंत्रियाँ कहलाती है। वयस्कर या वृद्ध और दुर्बल पुरुषों के गले में यह उभरा हुआ जो अंश दिखाई देता है उसे स्वर यंत्र कहा जाता है। स्वर तंत्रियों की जो स्वर तंत्रियों की 4 स्थितियां होती है। एक में दोनों पर्दे एक दूसरे से अलग पड़े रहते हैं और मध्यम में श्वास को आने जाने के लिए मार्ग खुला रहता है। दूसरा, दोनों पर्दे एक दूसरे के साथ टक्कर खाकर सांस में स्पंदनता पैदा करते हैं, जिसे घोष या नाद की सृष्टि होती है, जिसे घोष या नाद ध्वनि कहा जाता है। कंठपीठक पर हाथ रखने से इस कंपन का हम अनुभव कर सकते हैं या अनुभव किया जा सकता है। तीसरी स्थिति जो है, दोनों पर्दे एक क्षण के लिए एक दूसरे के साथ जुड़कर खड़े हो जाते हैं, जिससे श्वास निकलने में थोड़ी देर के लिए बाधा उत्पन्न होती है। यह स्थिति अधिक देर तक नहीं रह सकती है, क्योंकि उससे दम घुटने लगता है। दोनों पर्दे, चौथी जो स्थिति है, दोनों पर्दे एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, परंतु श्वास को आगे ले जाने के लिए थोड़ा सा मार्ग खुला रहता है। इन चारों स्थितियों में मानवीय ध्वनियों के भिन्न भिन्न स्वरूप हो जाते हैं। स्वर तंत्रियों के मध्य के खुले हुए भाग को काकल या स्वर यंत्र मुख कहते हैं। इसके बाद जो है, इसके बाद इसका एक आवरण ऊपर की ओर भी होता है, स्वर
यंत्र के बारे में। इसका एक आवरण ऊपर की ओर भी होता है जो अभिकाकल या स्वर यंत्र मुख आवरण कहलाता है। भोजन करते समय या पानी पीते समय यह आवरण श्वास निकलने वाले मार्ग को बंद कर देता है, जिससे स्वर यंत्र सुरक्षित होता है। उदाहरण के तौर पर आप लोगों को मालूम होगा कि भोजन करते समय कभी कभी खांसी आती है, ये इसका अच्छा उदाहरण है। इसके बाद में कंठ मार्ग, ये जो है कि कंठ मार्ग के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। अभिकाकल के ऊपर एक प्रकार का चौराहा है, यही से 4 मार्ग श्वास नली, भोजन नली, नासिका विवर और मुख विवर की ओर जाते हैं। इन चारों के मध्य के खुले हुए मार्ग को कंठ मार्ग, कंठ विवर या कंठ बिल कहा जाता है। कंठ मार्ग के ऊपर की ओर मुख और नासिका विवर में संधि स्थल पर एक लटकता हुआ मांस का पिंड या टुकड़ा है, जो अलिजिह्वा या कौवा या घंटी के नाम से परिचित है। जिसे कभी कभी आम बोलचाल की भाषा में छोटी जिह्वा या छोटी जीभ भी कहा जाता है। इस अलिजिह्वा की 3 अवस्थाएं होती हैं। अलिजिह्वा के तनने से नासिका विवर का मार्ग बिल्कुल बंद हो जाता है और सांस केवल मुंह से ही आती जाती है। दूसरी स्थिति है इसकी, अलिजिह्वा बिल्कुल ढीला पड़ जाता है और मुख विवर को बंद कर देता है, जिससे सांस मात्र नासिका विवर से आवागमन करती है। सांस लेने के लिए यह स्वाभाविक अवस्था है। तीसरी स्थिति है, इस स्थिति में अलिजिह्वा तनता है, ढीला ही होता है, यह उसकी मध्य स्थिति है। इस स्थिति में सांस मुख और नासिका विवर दोनों स्थानों से आ जा सकती है। इसके बाद ध्वनि यंत्र या वाग यंत्र या वाग अवयव जिसे कहा जाता है कि मुख विवर के अनेक भाग ध्वनि उत्पादन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। इन विविध भागों को सामूहिक रूप से वाग यंत्र कहते हैं। मुख विवर की ऊपर की ओर एक छत बनी है, जो एक ओर से अलिजिह्वा से संबंध है तो दूसरी ओर से दांतों की ऊपर की भाग मसूल, इस स्थान को तालु कहते हैं। तालु के 2 भाग है, एक कठोर तालु और कोमल तालु। कठोर तालु के पक्ष 2 भाग होते हैं, उन्हें मूर्धा और तालु छत वाला ऊपरी भाग जो होता है वो मूर्धा है, और नीचे का भाग, नीचे की ओर का मसूड़े के ऊपर का भाग तालु। तालु के नीचे दांतों के साथ एक जुड़ा हुआ मांस का हिस्सा होता है, उसे वत्स कहा जाता है। इसी के नीचे दांत कोमल तालु, कंठ के साथ जुड़ा हुआ कोमल भाग होता है। तो इस तरह से ये वाग यंत्र की संक्षेप में जानकारी हम लोगों ने देखी। अब जिह्वा के बारे में या टंग के बारे में हम लोग देखते हैं कि जिह्वा क्या कार्य करती है। जिह्वा ये जो है कि जिह्वा मुख विवर या नासिका विवर या ग्रास नली, ये जो होते हैं कि जिह्वा जो होती है, जिह्वा का ध्वनि उच्चारण में या ध्वनि निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है, जिसे टंग कहा जाता है, जिसे जिह्वा कहा जाता है, जिसे
रसना कहा जाता है आदि नामों से ये जिह्वा है। जिह्वा ये जो होती है, जिह्वा मुख विवर के नीचे की ओर स्थित जीभ जिह्वा या टंग कहा जाता है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण अवयव है। यह अत्यंत कोमल और गतिशील अवयव है। गतिशील होने के कारण जिह्वा मुख विवर के सभी स्थानों को आसानी से स्पर्श कर सकती है और मुख विवर के बाहर भी उसे सहजता से निकाला जा सकता है। जिह्वा के विभिन्न रूपों के कारण अनेक ध्वनियों का निर्माण संभव हो सकता है। अध्ययन सुविधा की दृष्टि से जिह्वा को 5 भागों में विभक्त किया गया है। पहला मूल, पक्ष, मध्य, अग्र और नोक। ये नोक जो होता है सबसे आगे होता है और ये बोलने के लिए मतलब जिह्वा जो होती है इसे बेलन की तरह कहा जाता है। मुख विवर के चारों ओर ऊपर नीचे सभी और ये आसानी से स्पर्श कर सकती है सभी ओरों को। इसके बाद में मुख विवर का प्रवेश द्वार जिसे कहा जाता है वो है ओष्ठ या लिप्स जिसे इंग्लिश में कहा जाता है। ओष्ठ मुख विवर का फाटक या आवरण के रूप में ओठों का स्थान है। ओठ को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, नीचे का ओष्ठ और ऊपरी ओष्ठ। ओठों की 3 विभिन्न स्थितियां होती हैं, 3 विभिन्न स्थितियां या अवस्थाएं होती हैं। दोनों ओठ एक दूसरे के साथ सटकर जुड़ जाते हैं। दोनों ओष्ठ एक दूसरे के साथ सटकर जुड़ जाते हैं। उसे अर्धोष्ठ ऊपर वाली ओष्ठ या दंत पंक्ति के साथ संयुक्त होता है। दोनों ओष्ठ थोड़े बहुत गोलाकार आगे की ओर उभर कर आते हैं। ऊपर और नीचे के ओष्ठ में से ऊपर के ओष्ठ की अपेक्षा नीचे का ओष्ठ अधिक क्रियाशील होता है। तो ध्वनि उच्चारण में नीचे का ओष्ठ जो है सबसे महत्वपूर्ण है ध्वनि उच्चारण में। इसके बाद नासिका विवर ये जो है, ये नासिका विवर सबसे महत्वपूर्ण होता है। नासिका विवर ध्वनि उच्चारण में सबसे महत्वपूर्ण स्थान, इसका महत्वपूर्ण इसकी भूमिका है नासिका विवर। और नासिका विवर से भी ध्वनियों का उच्चारण किया जा सकता है। यह नासिका विवर जो है श्वास वायु के नासिका विवर के नियमित रूप से आने जाने में अलिजिह्वा का उपयोग होता है। नासिका विवर से आने जाने वाली वायु की स्थिति तो स्वाभाविक होती है, लेकिन अलिजिह्वा के माध्यम से ध्वनियों का उच्चारण संभव होता है। इस प्रकार नासिका विवर भी एक वाग् यंत्र या ध्वनि यंत्र इसे कहा जाता है। नासिक की ध्वनि जो होती है, नासिक के ध्वनियों का निर्माण इनसे किया जाता है। आगे हम जब उसका स्थान प्रयत्न के आधार पर ये टॉपिक का जब अध्ययन करेंगे तब देखेंगे। अगला पॉइंट ध्वनि वर्गीकरण के आधार, स्थान और प्रयत्न जो है। किसी भी ध्वनि के उच्चारण में मुख्यतः 3 तत्वों का अंतर्भाव पाया जाता है। ये 3 तत्व जो है, 3 तत्व सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। ध्वनि मुख से किस प्रकार बाहर निकलती है और उसकी श्रवणीयता की मात्रा कितनी है,
अर्थात श्रोता उसे दूर से सुन सकता है या केवल पास आकर ही सुन सकता है। ये दूसरी है, ध्वनि किस वाग अवयव द्वारा या किस स्थान से उच्चारित होती है। तीसरी जो है, ध्वनि निर्मिति के समय वाग अवयव को कौन कौन से प्रयत्न करने पड़ते हैं, अर्थात वायु का विरोध और निरसरण किस प्रकार से होता है। इन तीनों के आधार पर ही ध्वनि वर्गीकरण के प्रमुख 3 आधार माने जा सकते हैं, जिनका संक्षिप्त परिचय हम अब देखते हैं कि श्रवणीयता के अनुसार ध्वनि का उच्चारण, श्रवणीयता के अनुसार ध्वनि के प्रमुख 2 भेद किए जा सकते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन में प्रमुख अंतर यह है कि स्वर में मुख में अवरोध नहीं होता है, जबकि व्यंजन में मुख अवरोध अनिवार्य है। स्वर वह कभी कभी अघोष ध्वनि है जिसके उच्चारण में हवा अबाध गति से मुख विवर से बाहर निकल जाती है। स्वर अपेक्षाकृत मुखर होते हैं तो व्यंजन कम मुखर होते हैं। प्रायः सभी स्वरों का उच्चारण देर तक किया जा सकता है, व्यंजनों का नहीं। व्यंजनों में जो है, व्यंजनों में संघर्षीय व्यंजनों को छोड़कर अन्य का उच्चारण देर तक नहीं किया जा सकता। स्वराघात वहन कर सकते हैं, व्यंजन नहीं। व्यंजन वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में हवा अबाध गति से निकल पाती है, या तो पूर्ण अवरुद्ध होकर इसे बाहर निकलना पड़ता है। इस संकीर्ण मार्ग से घर्षण खाते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। यह मध्य रेखा से हटकर एक या दोनों पार्श्वी से निकलना पड़ता है, या किसी को कंपित करते हुए निकलना पड़ता है। अगला जो है, श्रवणीयता के अनुसार हम लोगों ने देखा। दूसरा है उच्चारण स्थान की दृष्टि से ध्वनियों का वर्गीकरण। फेफड़ों से निःसृत सांस वाग यंत्र के जिस स्थान पर रुक कर ध्वनि में परिवर्तित हो जाती है, वह ध्वनि का स्थान कहलाता है। उदाहरणार्थ, बाहर आती हुई सांस काकल्य से के पास रुककर ध्वनि में बदल जाती है, तो वह स्थान के अनुसार काकल्य कहलाती है। इसका स्वर यंत्रमुखी अथवा काकल्य ध्वनि के बारे में अगर हम लोग देखें तो स्वर यंत्र मुख से उच्चारित ध्वनियों को स्वर यंत्रमुखी ध्वनि कहा जाता है। हिंदी की अघोष ध्वनि मतलब ह जो है, ह ध्वनि काकल्य ध्वनि, इसे काकल्य ध्वनि कहा जाता है। बाद में जो है ये उपाली जिह्वा जो है, जो ध्वनियों के उच्चारण में स्वर यंत्र और अलिजिह्वा के मध्य पैदा होती है, वह उपाली जिह्वा कहलाती है। अरबी के हे तथा एन इस प्रकार की ध्वनियाँ इससे निर्माण होती हैं। अलिजिह्वा ये जो है, अलिजिह्वा जब जिह्वा का पश्च भाग अलिजिह्वा या कौवा के स्पर्श प्रदेश के संपर्क में आकर वायु को अवरुद्ध करता है, तब उच्चारित ध्वनि होती है। हिंदी में ऐसे ध्वनियों का अभाव है, लेकिन अरबी से प्रभावी हिंदी में आई क, ख, ग ये जो ध्वनियाँ हैं,
ये अलिजिह्वाएँ ध्वनियाँ कहा जाता है। बाद में कोमल तालव्य ध्वनि, ये जो है जब ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा का पश्च भाग कोमल तालु के पास आकर वायु को अवरुद्ध करता है, तब उच्चारित ध्वनियाँ कोमल तालव्य कहलाती हैं। जैसे क, ख, ग, घ और ड, ये जो है कोमल तालव्य ध्वनियाँ हैं। मूर्धांग ध्वनियाँ, जब ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वाग्र उठकर मूर्धा को स्पर्श करता है, तो उच्चारित ध्वनियों को मूर्धन्य ध्वनि कहा जाता है। हिंदी की ट, ये जो है ट वर्ग की ध्वनियाँ मूर्धन्य ध्वनियाँ है, लेकिन आज ट वर्ग की ध्वनियों का स्थान काफी आगे खिसक आया है। वे मूर्धन्य न रहकर वो कठोर तालव्य या वस्य ध्वनि जिसे कहा जाता है। मूर्धन्य ध्वनियों को अप्रतिवेष्टित कहा जाता है, क्योंकि इसके उच्चारण में जिह्वाग्र उठकर स्पर्श करता है। अगला जो उच्चारण है कठोर तालव्य। जब ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वाग्र कठोर तालु को स्पर्श करके निर्गम वायु को अवरुद्ध करता है, तब उच्चारित ध्वनियाँ तालव्य या कठोर तालव्य कहलाती हैं। जैसे च, छ, ज, झ, ये जो है ये हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ हैं या कठोर तालव्य ध्वनियाँ हैं। वस्य ध्वनियाँ जो है, इन ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा नोक वस्य को स्पर्श करता है। जैसे न, ल, र, स, हिंदी की ये वस्य ध्वनियाँ कहा जाता है। दंत्य ध्वनियाँ, जिह्वा को नोक द्वारा ऊपर की दंत पंक्ति के सामने वाले दांतों से स्पर्श कर वायु अवरुद्ध करने की स्थिति में उच्चारित ध्वनियाँ दंत्य कहलाती है। जैसे त, थ, द, ध, ये हिंदी की दंत्य ध्वनियाँ कहा जाता है। अब दंतोष्ठ ध्वनियाँ, ध्वनियों के उच्चारण में नीचे का ओष्ठ ऊपरी दंत पंक्ति के सामने वाले दांतों को स्पर्श कर वायु को अवरुद्ध करने की स्थिति में उच्चारित ध्वनियाँ दंतोष्ठ ध्वनियाँ कहलाती हैं। जैसे प और ब, फ, ये जो है ये दंतोष्ठ ध्वनियाँ हैं। ओष्ठ ध्वनियाँ, ये जो है ध्वनियों के उच्चारण में निचला ओष्ठ ऊपर के ओष्ठ से स्पर्श कर वायु को अवरुद्ध करता है, तब ये ओष्ठ या दंतोष्ठ ध्वनियाँ कहलाती हैं। जैसे प, फ, ब, म, ये हिंदी की दंतोष्ठ ध्वनियाँ ओष्ठ ध्वनियाँ हैं, जिसे ओष्ठ ध्वनियाँ कहते हैं। ओष्ठ ध्वनियाँ कि प, फ, ब, भ, म, इन ध्वनियों के उच्चारण में दोनों ओर एक दूसरे को मिलते हैं, इसलिए उसे क्या कहते हैं, ओष्ठ ध्वनियाँ कहते हैं। ध्वनि उच्चारण में ये जो है ये मुख्य विवर का इसे फाटक या प्रवेश द्वार या गेट कहा जाता है, दोनों ओष्ठ को। तो हम लोगों ने देखा कि ध्वनि उच्चारण में मतलब उच्चारण स्थान की दृष्टि से ध्वनियों का वर्गीकरण जो है, ये वर्गीकरण हम लोगों ने देखा कि कौन सी ध्वनि किस तरह से निकलती है उच्चारण स्थान की दृष्टि से। अब हम देखते हैं कि प्रयत्न के आधार पर ध्वनियों का वर्गीकरण। प्रयत्न के आधार पर ध्वनियों का वर्गीकरण ये जो है
कि प्रयत्न के आधार पर ध्वनियों का वर्गीकरण। सबसे पहले देखते हैं कि प्रयत्न की परिभाषा किसे कहते हैं। ध्वनियों के उच्चारण के लिए हवा को रोककर या और कहीं प्रकार से विकृत करना पड़ता है, इसी क्रिया को प्रयत्न कहते हैं। प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं, एक अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। अब पहला प्रकार जो है अभ्यंतर प्रयत्न, उसे देखते हैं। अभ्यंतर और बाह्य दोनों प्रयत्नों का संबंध मुख विवर के भीतरी और बाहरी भाग से है। मुख विवर के भीतर ओष्ठ से कंठ तक जो प्रयत्न किया जाता है उसे अभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। मुख के भीतर प्रयत्न होने के कारण ही इसे अभ्यंतर या भीतरी प्रयत्न कह सकते हैं। बाह्य जो है, कंठ के बाद नीचे जो प्रयत्न होते हैं वे बाह्य कहलाते हैं, अर्थात मुंह के बाहर जो प्रयत्न होता है उसे बाह्य प्रयत्न कहते हैं। अभ्यंतर प्रयत्न जो है, मतलब अंदर के जो प्रयत्न हैं, जिह्वा के भागों की दृष्टि से भी उसका वर्गीकरण किया जाता है। स्वरों के उच्चारण में जिह्वा कारण का कार्य करती है। इसके अग्र, पश्च, मध्य भाग उठकर निर्गम मार्ग को संकीर्ण करते हैं। इस दृष्टि से स्वरों को तीन भागों में के अंतर्गत रखा जा सकता है। इस प्रकार से यदि अग्रभाग कारण का कार्य करता है तो अग्रस्वर कहलाते हैं। जैसे ई मतलब ह्रस्व और दीर्घ, ए ह्रस्व दीर्घ। यदि जिह्वा का मध्य भाग कारण का कार्य करता है तो मध्य भाग स्वर या केंद्रीय स्वर कहलाता है। जैसे अ मतलब पहला अ। तीसरी स्थिति है, जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का पश्च भाग उठकर निर्गम मार्ग संकीर्ण करता है तो वे स्वर कहलाते हैं। जैसे अ, उ ह्रस्व दीर्घ, उ, ओ, औ। ये जो है ये जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का भाग पश्च भाग को उठकर निर्गम मार्ग को संकीर्ण करता है, तब से निर्मित या उच्चारित ध्वनियाँ। अब जिह्वा की ऊंचाई की दृष्टि से ध्वनियों का वर्गीकरण किया जाता है। स्वरों के उच्चारण में निश्वास का अवरोध तो नहीं मिलता, किंतु जिह्वा द्वारा उसके निर्गम मार्ग को कुछ संकीर्ण अवश्य कर दिया जाता है। इस दृष्टि से मुख विवर जो है, मुख विवर की स्थिति 4 की होती है। ये 4 स्थितियां इस प्रकार से हैं कि संवृत्त स्थिति, जब जिह्वा का विशिष्ट भाग बहुत ऊपर उठता है और ऊपर उठता है, अर्थात जिह्वा और स्वर सीमा के बीच कम से कम खाली स्थान रहता है, तब मुख विवर अत्यंत संकार अर्थात संवृत्त हो जाता है, तो उच्चारित ध्वनियाँ संवृत्त ध्वनियाँ कहलाती हैं। इसके भी 2 भाग होते हैं, अग्र संवृत्त और पश्च संवृत्त। अग्र संवृत्त से ई ह्रस्व दीर्घ ई, पश्च संवृत्त उ, दोनों ह्रस्व दीर्घ उ। दूसरा भाग है इसका जिह्वा की ऊंचाई से अर्ध संवृत्त ध्वनियाँ, जब मुख विवर के ऊपरी भाग और जिह्वा के मध्य की
दूरी भी कम हो जाती है किंतु संवृत्त से अधिक होती हैं तो उच्चारित ध्वनियाँ अर्ध संवृत्त कहलाती हैं। इसके भी दो भाग होते हैं, अर्ध संवृत्त ध्वनि और पच्च संवृत्त ध्वनि। अग्र अर्ध संवृत्त ध्वनि में ए और पच्च अर्ध संवृत्त में ओ, ये ध्वनियाँ निर्माण होती हैं। अर्ध विवृत्त ध्वनियाँ जो हैं, जब मुख विवर के ऊपरी भाग और जिह्वा के बीच की इस दूरी अपेक्षाकृत कम होती है, अर्थात जिह्वा की ऊंचाई कम होती है, तो उच्चारित ध्वनियाँ अर्ध विवृत्त कहलाती हैं। इसके भी दो भाग होते हैं, अग्र अर्ध विवृत्त ध्वनि और पच्च विवृत्त ध्वनि। अग्र अर्ध विवृत्त ध्वनि में ए दीर्घ और पच्च अर्ध विवृत्त में ओ, औषध का ओ जो है ये उच्चारित ध्वनि इससे होती है। विवृत्त ध्वनियाँ जो हैं जिह्वा की ऊंचाई से, विवृत्त ध्वनि जब मुख के ऊपरी भाग और जिह्वा के बीच अधिकतम दूरी होती है, अर्थात जिह्वा की ऊंचाई सबसे कम होती है, तब विवृत्त ध्वनियाँ उच्चारित होती है। जैसे आ। कहीं आप लोगों ने आम बोलचाल की भाषा में सुना होगा, कहीं देखा होगा कि जिन व्यक्तियों की जिह्वा का पूरी तरह से विकास नहीं होता है, उसकी ऊंचाई पूरी तरह से नहीं हो पाती है, ऐसे वयस्कर लोग भी कभी कभी तोतली भाषा बोलते हैं, या छोटे बच्चे तो तोतली भाषा बोलते हैं क्योंकि उनकी जिह्वा का पूरी तरह विकास नहीं होता है और आगे तोतली भाषा बोलने वाला बच्चा जो होता है शुद्ध बोलने लगता है। लेकिन वयस्कर लोगों का ये एक जबरदस्त कारण है कि उनकी जिह्वा का पूरी तरह विकास नहीं हो पाता है, उसकी नोक जो होती है पूरी तरह विकसित नहीं होती है, इसलिए फिर वो वयस्कर लोग भी कभी कभी तोतली भाषा बोलते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कि स्पर्श ध्वनि ये जो है कि स्पर्श ध्वनि, स्पर्श का अर्थ होता है छूना, टच जिसे हम कहेंगे, कि इसके उच्चारण में एक उच्चारण दूसरे को स्पर्श करता है। स्पर्श के उच्चारण में 3 चरण होते हैं। पहले चरण में हवा भीतर से स्पर्श स्थान तक जाती है। दूसरे चरण में दोनों अवयव एक दूसरों का स्पर्श करके भीतर से आती हवा को रोक देते हैं। तीसरे चरण में दोनों अवयव एक दूसरे से दूर हट जाते हैं और हवा बाहर निकल जाती है। ये तीनों चरण हवा का आवागमन अवरोध तथा इसे स्फोटन भी कहते हैं। इससे उच्चारित ध्वनियाँ जो है स्पर्श ध्वनियाँ के बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो स्पर्श ध्वनि की यहाँ क, ख, ग, ध, त, थ, द, घ, ट, ठ, ड, डफली का द, ढ, प, पतंग का प, फ, ब और भ आदि इसे स्पर्श ध्वनियाँ कहते हैं। बाद में संघर्ष ध्वनियाँ, संघर्ष ध्वनियाँ जो है कि इसके उच्चारण में 2 उच्चारण अवयव एक दूसरे के इतने निकट चले जाते हैं कि दोनों के बीच से निकलने वाली हवा घर्षण या संघर्ष करते ही बाहर निकलती है और उससे उच्चारित ध्वनियाँ जो होती हैं वो इस प्रकार की हैं। फ, ब, स, ज, श, ख, ग, ह ये जो है ये संघर्षी ध्वनियाँ हैं।
अब स्पर्श संघर्ष ध्वनियां, इसका दूसरा, इन ध्वनियों के उच्चारण में प्रारंभिक चरण स्पर्श का होता है तथा अंतिम चरण संघर्ष का है। हिंदी में जैसे जो ध्वनियां हैं च, छ, ज और झ, ये स्पर्श संघर्ष ध्वनियां हैं। इसके बाद में नासिक के ध्वनियां, ये जो है नासिक के ध्वनियां, इसके उच्चारण में हवा नाक से निकलती है, उसे नासिक के ध्वनियां कहते हैं। जैसे ड, ज, न, म आदि नासिक के ध्वनियां हैं। पार्श्विक ध्वनियां, इन ध्वनियों के उच्चारण मुंह मध्य मार्ग में दो अवयव एक दूसरे से मिलकर वायु को अवरुद्ध कर देते हैं, किंतु हवा एक या दोनों पार्श्वी से निकलती रहती है, उसे पार्श्विक ध्वनियां कहते हैं। हिंदी में ल, ये जो है इस प्रकार की ध्वनियां हैं। लुप्त ध्वनियां अगला जो है, इसके उच्चारण में जीभ ऊपर उठकर झटके से नीचे आती है, जैसे ड, डफली का ड और ढ, ये इस प्रकार की ध्वनियां हैं। लुंठित ध्वनियां, इन ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा बेलन की तरह लपेट खाकर बाहर तालू को छूती है। इस ध्वनि के उच्चारण में जिह्वा बेलन की तरह लपेट खाकर तालू को छूती है। इस उच्चारण प्रक्रिया में जिह्वा में कंपन होता है और तब जो ध्वनि उच्चारित होती है र, ये ध्वनि जो होती है ये लुंठित ध्वनि र का उच्चारण करते हैं। जिह्वा ऊपर जाती है और झटके से नीचे आती है, इसलिए उसे कहते हैं लुंठित ध्वनियां। बाद में स्वर तंत्रियों के आधार पर ध्वनियों का जो वर्गीकरण जो है, ये वर्गीकरण इसके दो भाग होते हैं, दो भाग बताए जाते हैं। इसमें घोष ध्वनि और अघोष ध्वनि। तो घोष ध्वनि किसे कहते हैं कि जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चार में स्वर तंत्रियां सक्रिय होती हैं तथा उनमें कंपन होता है, उन्हें घोष ध्वनि कहा जाता है। जैसे ग, घ, ड, ज तथा य, र, ल, व, ड, ढ, ह आदि जो है ये घोष ध्वनियां हैं। इसका दूसरा प्रकार अघोष ध्वनियां, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां निष्क्रिय एवं निष्कंप रहती है, उन्हें अघोष ध्वनियां कहा जाता है। जैसे क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, स आदि ये जो है ये अघोष ध्वनियां हैं। अब हम देखते हैं कि प्राण तत्व के आधार पर ध्वनियों का वर्गीकरण। प्राण तत्व के आधार पर ध्वनियों का वर्गीकरण अगर हम लोग देखते हैं तो इसके भी दो प्रकार होते हैं। एक है अल्प प्राण ध्वनियां और दूसरी है महाप्राण ध्वनियां। अब अल्प प्राण का अर्थ होता है हवा, श्वास या हवा की शक्ति। इस आधार पर कुछ व्यंजन अल्प प्राण कहे जाते हैं। इसकी परिभाषा की अल्प प्राण किसे कहते हैं? जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में हवा की मात्रा कम होती है या श्वास बल अल्प होता है, उन्हें अल्प प्राण ध्वनि कहते हैं। जैसे क, ग, ड, च, ज जहाज का, ठ, न बाण का, त, द, न नल का, प, ब, म, य, ल, र
आदि ये जो है आदि अल्प प्राण ध्वनियाँ है, मतलब इसे हवा की मात्रा कम होती है, अल्प होती है, श्वास अव्वल अल्प होता है, इसलिए उसे अल्प प्राण ध्वनि कहते हैं। अभी महाप्राण इससे पूरा विपरीत, कि जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में हवा की मात्रा अधिक होती है या श्वास बल अधिक होता है उन्हें महाप्राण कहते हैं। जैसे कि क, घ, छ छाते का, झ, ठ, ढ, थ, द, ध, ध, धनुष्य का, फ, रह और न आदि जो है इसे महाप्राण ध्वनियाँ हैं कि इन ध्वनियों के उच्चारण में हवा की मात्रा अधिक होती है, इसलिए उन्हें महाप्राण ध्वनि कहा जाता है। अब अगला पॉइंट जो है कि उच्चारण शक्ति के आधार पर ध्वनियों का वर्गीकरण। उच्चारण शक्ति कौन सी है? कि उच्चारण शक्ति ये जो है कि उच्चारण करते समय मुख विवर एवं जिह्वा की मांसपेशियों में दृढ़ता एवं शीतलता आ जाती है। इस आधार पर व्यंजन ध्वनियों के 3 भेद किए जाते हैं। इसमें सशक्त ध्वनि, अशक्त ध्वनि और मध्य ध्वनि। हम उच्चारण शक्ति के आधार पर ध्वनियों का वर्गीकरण ये जो है इस टॉपिक को हम देख रहे हैं। तो उसमें से सबसे पहले जो है सशक्त ध्वनि, जब मुंह की मांसपेशियां दृढ़ होती हैं तब उच्चारित ध्वनियां सशक्त कहलाती हैं। जैसे स और ट, स मतलब समय का स। और अशक्त ध्वनियां, जब मुंह की मांसपेशियां शीतल होती हैं तब उच्चारित ध्वनियां अशक्त कहलाती हैं। जैसे र और ल ध्वनि का उच्चारण कहते मांसपेशियां अशक्त होती है, इसलिए उन्हें अशक्त ध्वनि कहे जाते हैं। और तीसरा प्रकार जो है मध्य ध्वनि, जब मांसपेशियों की स्थिति उपयुक्त दोनों के बीच की होती है तब उच्चारित ध्वनियां मध्य कहलाती है। जैसे च और श, शाहमृग का शह, ये उससे उच्चारित ध्वनियां हैं। अब अनुनासिकता के आधार पर ध्वनियों का वर्गीकरण, कि अनुनासिकता के आधार पर व्यंजन ध्वनियों को 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, मौखिक नासिक्य और नासिक्य ध्वनियां। तो मौखिक नासिक्य में देखते हैं कि जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय हवा मुख विवर के साथ नाक से भी निकलती है उन्हें मौखिक नासिक्य ध्वनि कहा जाता है। देखिए फिर से कहता हूँ कि जिन मौखिक नासिक्य, जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय हवा मुख विवर के साथ साथ नाक से भी निकलती है उन्हें मौखिक नासिक्य ध्वनि कहा जाता है। जैसे कि क, कप का क और उसके ऊपर आधा चांद कम, ये उसके ऊपर आधा चांद मतलब ये ए। न के ऊपर अगर हमने बिंदी दे दी कि जहाँ जिस भी अक्षर पर बिंदी आती है आधा चांद आता है तो उसे हम मौखिक नासिक्य ध्वनि कहते हैं। इसके बाद में नासिक्य ध्वनि आता है, इसका दूसरा प्रकार, जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय हवा मुख्यतः नाक से निकलती है उन्हें नासिक्य ध्वनि कहा जाता है। जैसे म, न और ड, ये जो है ये नासिक्य ध्वनियाँ है। तो ये हम लोगों ने देखा कि पूरा जो है ये इस प्रकरण का कि ध्वनि की व्याख्या, भाषा, ध्वनि की परिभाषा, ध्वनि यंत्र और उसकी कार्यप्रणाली, उच्चारण प्रक्रिया, ध्वनि वर्गीकरण के आधार, स्थान और प्रयत्न, स्वरों और व्यंजनों का वर्गीकरण, ये जो है स्वरों और व्यंजनों का वर्गीकरण भी हम लोगों ने देखा। अब
यहाँ हम हमारा अगला टॉपिक जो रहेगा कि ध्वनि गुण ये जो है, ये ध्वनि गुण हम देखते हैं और ध्वनि गुण किसे कहा जाता है, ध्वनि गुण का महत्व क्या होता है, ये हम अगले तासिका को देखेंगे। तब तक के लिए हम यहाँ रुकते हैं और अगली तासिका को मिल